मैंने आप लोगों को साइंड सॉल्ट इंट के बारे में लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि क्या होता है, किस तरह से अनसाइंड और साइंड के बारे में क्या मतलब होता है, उसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में चर्चा कर लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंट डेटा टाइप एंड प्रोग्राम प्रैक्टिस, मीन्स ऑफ प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे और किस तरह से सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है। पहले सी लैंग्वेज को पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन सी लाइन का क्या मतलब होता है, उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे सी का, और फिर मल्टीपल प्रोग्राम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहें लास्ट तक और इंजॉय करें इस लेक्चर को। तो हम लोगों ने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, साइंड सॉल्ट इंट के बारे में बात कर ली थी, साइंड सॉल्ट इंट के बारे में। और यहाँ पे कुछ इसका यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू जो निकल के आई थी इतनी थी, और इसमें कितने पॉजिटिव नंबर है और कितने नेगेटिव, मतलब साइंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे साइंड को हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब प्लस भी उतने रहेंगे और माइनस भी उतने रहेंगे। तो इसकी कुछ यहाँ से रेंज निकल के आई, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो गई, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी रेंज कंसीडर कर ली कि भाई हमारे जो है साइंड सॉल्ट इंट की जो रेंज है वो -32,768 से लेके कहाँ तक है, प्लस के 32,767 तक हमारी इसकी रेंज है। ठीक है, इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोग रिवाइज भी करके आए होंगे। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंट है, आपको इंट का 4 बाइट साइज कंसीडर करना है। और जिस तरह से मैंने साइंड सॉल्ट इंट के बारे में सारी इसकी रेंज फाइंड की है, एक स्टेप एक स्ट्रक्चर वे में, उस तरह से आपको होमवर्क मैंने प्रॉब्लम दिए थे कि वहां से उसे सॉल्व करना है और एक तरह से वर्क करके देखना है कि आप लोग खुद से रेंज इसकी फाइंड कर पा रहे हो या नहीं। समझ पा रहे हैं ना? तो मैंने आपको दिया था इंट की 4 बाइट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया था कि इतना 4 बाइट आपको वैल्यू लेना है और खुद से कंसीडर करना है। तो जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है उनके साथ हम उन्हें करके यहाँ पे सारे एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 4 बाइट आपको लेना है इंट का, साइज का क्या लेना है 4 बाइट। ये अलग अलग कंपाइलर पर डिपेंड करता है कितने बाइट का होता है, तो जरूरी नहीं कि फिक्स है कितना बाइट है। तो यहाँ पे फिक्स या किसी से ऐसा कुछ वो नहीं करना है कि नहीं इतने बाइट का ये होता है, हमने बुक में ये पढ़ा है, ये 2 बाइट का होता है, कभी इंट कभी 4 बाइट का होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पे कितना 4 बाइट, अब 4 बाइट, अब एक बाइट पे कितने बिट होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, या फिर बोले 8 बिट, इतना है। तो यहाँ पे 4 बाइट है, 4 बाइट का मतलब क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज कितना आ गया 32 बिट। अब 32 बिट का मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये अलग अलग बिट यहाँ पे कंसीडर किए थे, 1 बिट 1 बिट 1 बिट। इसका मतलब क्या है, जितने बिट हैं उसे क्या कर दो 2 की पावर के रूप में कर दो, लिख दो। तो यहाँ पे कितने बिट आ रहे हैं 32 बिट, हमने क्या कर दिया 2 की पावर 32 बिट। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने 2 की पावर 32 पॉसिबल वैल्यू हमारी आएंगी और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि साइंड और अनसाइंड, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अनसाइंड की अगर बात करें तो अनसाइंड का मतलब मैंने आपको एक नंबर वैल्यू नंबर लाइन आपको बताया था, ऐसे कुछ करके बीच में हमारा पॉइंट आता है 0 और राइट हैंड साइड में हमारे प्लस वैल्यू आएंगी 1 2 3 और इस साइड हमारी क्या आती है निगेटिव वैल्यू। आप लोग इससे पहले से परिचित हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता भी दिया था, एक तरह से यहाँ पे आपका रिविजन होगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो इस साइड हमारी क्या है पॉजिटिव वैल्यू है और इस टाइप हमारे क्या है निगेटिव वैल्यू है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जो अनसाइंड होता है, अनसाइंड का मतलब ये अनसाइंड इंट, ये क्या करता है 0 से कंसीडर करता है, मतलब जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है हम कहाँ से लेते हैं, उसे 0 से लेते हैं, यहाँ से। तो हमारे क्या होते हैं, ये अनसाइंड होते हैं। ये मैं सबको लास्ट वाले बता रहा हूँ, इधर वाले क्या हमारे साइंड, अनसाइंड। अब हम 0 से ले रहे हैं तो इसका मतलब अगर 1 2 हमारे पास 10 वैल्यू है, अगर हम इसे 0 से कंसीडर करेंगे, 0 से कहाँ तक जाएंगे 9 तक जाएंगे, जाहिर सी बात है, सेम एज इट इज। तो यहाँ पे हमारी क्या है 2 की पावर 32 बिट है हमारे पास इसकी पॉसिबल वैल्यू। तो हम 0 से लेंगे लेकिन इससे एक घटा के, जैसे यहाँ पे एक माइनस कर दिए तो 10 में से एक चला गया, हमारे कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ पे 9 जब आया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 की पावर 32 -1। तो सेम ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारे अनसाइंड इंट की हमारी यहाँ पे रेंज निकल के आ गई। लेकिन अब बचा यहाँ पे साइंड।
अब साइंड में आपको पता है कि साइंड में हमारा प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो जो हमारी साइंड की जो वैल्यू आई है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड मतलब कि प्लस और माइनस में उसे डिवाइड करेंगे और इक्वल इक्वल वहाँ पे जो भी हमारी रेंज निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी, उसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले इसे हटा देता हूँ, एक बार इसे नोट कर लेना आप लोग, और यहीं पे सॉल्यूशन इसका करके देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा, है ना। बाकी हम लोग लास्ट लेक्चर में इसके बारे में एक साइन शॉर्ट एंड के बारे में बात कर ली थी, तो अगर आप लोगों ने वहाँ पे लेक्चर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। चलो अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 32 बिट है, ये हम साइंड की बात करें, अनसाइंड की तो हमारी रेंज निकल के आ गई। हम किसकी बात कर रहे हैं? साइंड इंट की। अब साइंड में आपको पता है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्या होता है ये। तो हमारे 2 की पावर 32 बिट है, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो माइनस वाली वैल्यू आ गई और दूसरी आ गई पॉजिटिव वाली वैल्यू। तो हम यहाँ पर 2 की पावर 32 ऐसा तो डायरेक्ट आएगा नहीं, हम इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो इक्वल इक्वल आएंगे भाई। इसे तो इसकी जो भी रेंज आएगी, मान लो कि इसकी जो सॉल्व करेंगे, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, XYZ जो भी वैल्यू आएगी तो उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तभी तो इसकी आधी निकल के आएगी। आधी वैल्यू इसकी होगी और आधी प्लस की होगी और आधी कितनी होगी? माइनस की होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 की पावर 32 को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल है। अब इतना हमने 2 की पावर इसे डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा 1, अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लिए 1, हम इसे ऊपर भेज दिए तो यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर 32 माइनस 1, किसका हो गया? निगेटिव का। और इसका क्या हो गया 2 की पावर 32 माइनस 1। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 2 की पावर 31, 2 की पावर 31, सिंपल है। अब आपको बताएं कि यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव है ये किस पे आ जाएगा? अनसाइंड पे, और ये हमारे क्या है साइंड पे बाय डिफॉल्ट। तो अनसाइंड का मतलब आपको पता है कि 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा 31 है, तो यहाँ पे हम 0 से क्या, अगर 0 से लेना हुआ तो 2 की पावर 31 माइनस 1 ऐसे कुछ लिख सकते हैं। और जो हमारा साइंड है, साइंड का मतलब क्या है, ये 0 से तो होता नहीं है, तो ये कहाँ से रहेगा -1 से ही रहेगा। तो -1 से कहाँ पर जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी माइनस में ही आ जाएगी। तो माइनस हम 2 की पावर 31 कर सकते हैं और -1 और -2 कुछ इस तरह से इसकी रेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी हो गई -2 की पावर 31 टू हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये 2 की पावर 31 माइनस 1, ये प्लस का है। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी रेंज हमारी इतनी होगी। सिंपल है। कुछ इस तरह से रेंज हम फाइंड करते हैं किसी भी हमारे जो इसका साइज है बाइट के रूप में। अगर इंट का हमारा क्या है, इसकी रेंज फाइंड करनी है कि कितनी इसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं इसके बिट के फॉर्म में, तो इस तरह से कुछ हम फाइंड करते हैं। अब आपके मन में आएगा क्यों सर हम अलग अलग सबका कब तक फाइंड करेंगे। आप लोग एक स्ट्रक्चर, एक जर्नलाइज फार्मूला हमें दे दीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बिट रख देंगे और वहाँ से सारे चीज़ सॉल्व कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग एक जर्नलाइज चीज़ दे देता हूँ, एक फार्मूला दे देता हूँ, वहाँ पे आपको क्या करना है, एन की जगह पे बिट पहले जो भी यहाँ पे बाइट में मान लो इसका साइज दिया हुआ है, इंट का साइज यहाँ पे 4 बाइट दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है बिट में। किसमें? बिट में कन्वर्ट करना है। और बिट में जो भी वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद आएगी, जैसे यहाँ पे 32 बिट आ गई, इसे n के स्थान पर उसे वहाँ पे इंसर्ट कर देना है, रख देना है और वहाँ पे कैलकुलेट कर देना है, पर्टिकुलर उस डेटा टाइप के वहाँ पे रेंज निकल के आ जाएगी आप लोगों के सामने। ठीक है, तो मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, आप लोग उसे देखें। चलिए, अब यहाँ पे हमारा क्या था, अभी तक बिट ले रहे थे, यहाँ पे बाइट ले रहे थे एंड 4 बाइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 बाइट के बस डायरेक्ट हम ले रहे हैं एन बिट। कितना? एन बिट। मतलब आपको जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे थे 32 बिट निकल के आ रहा था, तो अब मान लीजिए आपके पास कितने एन की जगह हम कितने बिट भी हो सकते हैं, तो डिपेंड नहीं करता है, एन की जगह कोई भी बिट हो जाए, बस आपको उसे लेके चलना है। मान लीजिए आपके पास क्या आ गया, एन बिट निकल के आ गए, तो एन बिट निकल के आ गया मतलब जितने बिट निकल के आए उसे 2 की पावर के रूप में रख दो। 2 की पावर के रूप में हम लोगों ने रखा तो कितना आ गया, 2 की पावर n वैल्यू, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आ गई। अब 2 की पावर जो n वैल्यू निकल के आई है उसे हम क्या करेंगे, साइंड और अनसाइंड में उसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। इसकी अनसाइंड अगर बात करें तो अनसाइंड में आप कहाँ से जाता है, 0 से लेके, अनसाइंड आपको पता ही कहाँ से लेके जाएगा, 0 से 2 की पावर n माइनस 1, तो ये हो गया हमारे अनसाइंड, रेंज निकल के आ गई है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई अनसाइंड की। अब बचा हमारा साइंड। साइंड आप लोगों को पता है कि साइंड 2 पार्ट में डिवाइड होगा, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस का मतलब क्या, यहाँ पे माइनस मान लो निगेटिव ले लेते हैं और यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव।
अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव तभी निकल के आएगा जब इसके हाफ हाफ में कन्वर्ट करेंगे भाई, पूरी पूरी वैल्यू तो यहाँ पे रखनी जाएगी। तो 2 की पावर n है, उससे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा हाफ प्लस की वैल्यू निकल के आएगी और हाफ हमारे क्या होगी माइनस की वैल्यू। तो इसके हाफ हाफ पार्ट में दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 2 की पावर n को 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 मतलब ये ऊपर गया तो यहाँ पे इसकी 1 है तो यहाँ पे n माइनस 1 हो गया। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे जो चीज़ ये है, ये वाली हमारी वैल्यू, ये हमारी क्या होगी अनसाइंड हो गई, और ये वाली हमारी क्या है साइंड हो गई, माइनस में इधर और इधर प्लस में। सिंपल है। अब यहाँ पे प्लस में है तो इसका मतलब क्या है अनसाइंड। अनसाइंड का आपको पता है कहाँ से कंसीडर करता है, जीरो से। जीरो से कहाँ तक जाएगा, अगर 10 तक वैल्यू है तो जीरो से अगर काउंट करते हैं तो वहाँ पे कितना जाएगा 9 तक। तो जीरो से हमारा क्या होगा 9, तो इसका मतलब क्या है जीरो से 9 मतलब 10 माइनस 1 इसलिए 9 हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा 0 2 2 की पावर n माइनस 1, वो चीज़ यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो 2 की पावर n माइनस 1 है और ये जीरो से कंसीडर होता नहीं, माइनस 1 से होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया ये हो गया। तो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई -2 की पावर n माइनस 1, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम, तो ये हमारा एक जनरलाइज फार्मूला हमारा निकल के आ गया -2 की पावर n माइनस 1 2 +2 की पावर n माइनस 1 -1। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसे नोट डाउन आप लोगों को कर लेना है और मतलब एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश करना है किस तरह से हमारा यह फार्मूला निकल के आया। अगर ये निकल के आ जाता है तो आपको आगे तक बीटेक करेंगे या फिर गेट की तैयारी करेंगे, कहीं पे भी यह फार्मूला आप लेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी डेटा टाइप की आपको रेंज फाइंड करना है तो ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज में आएगा। बस आपको क्या करना है बिट के फॉर्म में n की वैल्यू के यहाँ पे n की वैल्यू रख देना है और बस उसकी रेंज निकल के आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आया होगा और बहुत ही आसान से आप लोगों ने इसे समझा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने समझा साइंड शॉर्ट इंट के बारे में और इंट के बारे में। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन ऑफ द सी प्रोग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना सी का प्रोग्राम जो हम बनाने वाले हैं, हम लोगों ने बेसिक पूरी जानकारी ले ली इंट के बारे में, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब जाके हम उसका जो प्रोग्राम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी और भी हमारे जो डेटा टाइप है उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे सेक्शन ऑफ द सी प्रोग्राम, अगर हम बात करें कि जो हमारा सी का प्रोग्राम होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है और उस पार्ट को पर्टिकुलर क्या नाम देते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देयर आर 6 बेसिक सेक्शन। जो भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम बनता है उसके कितने सेक्शन है, ये हमारे 6 बेसिक सेक्शन होते हैं। तो कुछ अपना एक नाम होता है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा नाम होता है उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा हमारा जो पार्ट में डिवाइड होता है उसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर सेक्शन। क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर सेक्शन। तीसरा हमारा होता है पार्ट जो होता है डेफिनेशन। चौथा होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। पांचवा हो गया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आप लोगों को पहले बताया मैंने आप लोगों को। और जो हमारा लास्ट जो सेक्शन है वो है सब प्रोग्राम। सिंपल है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे सी का प्रोग्राम है कितने सेक्शन में डिवाइड होता है पर्टिकुलर, वो आईएम पूछ लिया जाता है फिर इंटरव्यू में, तो वहाँ पे आपको बताना है कि पर्टिकुलर ये 6 सेक्शन में डिवाइड होता है और उनका कौन कौन से सेक्शन है आपको नाम बता देना है कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया, प्री प्रोसेसर सेक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया, मेन फंक्शन हो गया, और 6 हमारा क्या हो गया, सब प्रोग्राम हो गया। अब डॉक्यूमेंटेशन किसे बोलते हैं, प्री प्रोसेसर कौन से सेक्शन को बोलते हैं, अब उनके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। मैं आपको बस एग्जांपल समझाऊंगा, थ्योरी आप लोग समझ लेना और उसे नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों की एक पूरी स्लाइड लेके आया हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन, किसी प्रोग्राम के बारे में क्या तुम आप बताना चाहते हो, प्रोग्राम किसके बारे में है, या फिर नेम ऑफ द प्रोग्राम, या फिर प्रोग्राम नेम, वही प्रोग्रामर नेम, डेट टाइम, मतलब किस डेट किस दिन आप लोगों ने बनाया उस प्रोग्राम को, उसका टाइम देना चाहते हो कि कब हमने ये प्रोग्राम बनाया। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। किसके अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। वही चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन के तौर में बताया गया है पैराग्राफ के फॉर्म में। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन जहाँ पे लिखा जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। सिंपल है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना, बस एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझा दिया। सेकंड यहाँ पे जो हमारा आ जाता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, मतलब इस तरह से डिस्क्रिप्शन जो भी है, और यहाँ पे बताया गया है एनीथिंग रिटन एज ए कमेंट्स। अगर आप लोग उसे कमेंट में भी लिखते हैं, मतलब किसी लाइन के बारे में कमेंट फॉर्म में, मतलब कमेंट के बारे में आप लोगों को आगे बताऊंगा जब प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। कमेंट का मतलब पर्टिकुलर ये होता है कि जो भी यहाँ पे प्रोग्राम आप बना रहे हो
और दूसरा प्रोग्रामर भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, मतलब कि एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल 5 से 6 लोग काम करते हैं। उस पर क्या होता है कि एक आप लोगों ने थोड़ा सा कोड किया और दूसरे व्यक्ति को भी अब उसमें थोड़ा सा कोड करना है, तो उस लाइन के बारे में आप लोग थोड़ा सा बता देते हो। मान लो यहाँ पे लिखा आप लोगों ने इंट ए, तो यहाँ पे आप लोगों ने बता दिया कि मैंने ये क्या किया, डिक्लेरेशन किया है। तो डिक्लेरेशन करने का मतलब क्या है कि ये चीज़ तो कंपाइल हो जाए, लेकिन जो यहाँ पे हम कमेंट करके बताएं, जो भी देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन मैंने लिख दिया, तो जो चीज़ हम कमेंट करके बताएं कि ये लाइन किसके बारे में है, तो उसे बोलते हैं कमेंट सेक्शन। यहाँ पे कमेंट करके हमने बता दिया। जो कंपाइलर है इसे तो कंपाइल कर देता है, लेकिन इसे क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इग्नोर क्यों करता है, क्योंकि हमने डबल स्लैश करके इसे लगाया है। तो दूसरा तरीका हमारे क्या होता है कमेंट करने का, स्लैश लगाओ, स्टार बनाओ और पूरी लाइन लिखो, मतलब पैराग्राफ को पूरे कमेंट करना हो तो इसके लिए स्टार के इसका यूज करते हैं। फिर यहाँ पे स्टार लगाओ और उसे स्लैश से बंद कर दो। तो जब भी कोई चीज़ हम कमेंट रखना चाहते हैं, मतलब किसी लाइन के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जिससे कि दूसरा प्रोग्रामर जब उसमें काम करे तो उस लाइन का मतलब उसे समझ सके और वहाँ पे कुछ अपना जो भी उसको लॉजिक अप्लाई करना है उसे अप्लाई कर सके। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसे हम आगे चल के रन करा के जब भी प्रोग्राम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है डिक्लेरेशन। तो जो भी मतलब यहाँ पे कमेंट के फॉर्म में जो भी हम लिखेंगे वो भी हमारे केस के अंदर आएगा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही आएगा। सेकेंड हमारा आ जाता है प्री प्रोसेसर सेक्शन। प्री प्रोसेसर सेक्शन वो सेक्शन होता है जो हैश से स्टार्ट होते हैं। तो हैश से हमारे दो ही सेक्शन स्टार्ट होते हैं। कौन सा दो सेक्शन, मतलब एक सेक्शन दो लाइन जो आती है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे जो हैश से स्टार्ट होता है, उस सेक्शन को क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर सेक्शन बोलते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन भी ये आप लोग ज़्यादातर इसे यूज में नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है तो एक डेफिनेशन सेक्शन भी होता है। ये भी यहाँ पे जो भी हैश से स्टार्ट होते हैं उसे क्या करता है, किसी दूसरे फॉर्म पीस ऑफ डिफाइंड में इसे एक्चुअल पीस में कन्वर्ट कर देता है हमारा क्या कंपाइलर। सिंपल है, तो इसे समझ लेना आप लोग। और ये डेफिनेशन वैसे तो आप लोग ज़्यादा कोड में नहीं देखोगे प्रोग्राम में, लेकिन बस ये सेक्शन होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। थ्योरी आप लोग पढ़ लेना आराम से, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। चौथा आ गया ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि ग्लोबल का मतलब क्या होता है, मैं एक तरह सकता हूँ रोड, गवर्नमेंट की रोड है, कोई भी आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे ही मतलब सब लोग उसका यूज कर सकें, है ना। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का सब लोग यूज कर सकते हैं। वैसे ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब कहता है एक ऐसा वेरिएबल जो ऊपर ग्लोबली तो मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर कर देना, मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ आप उसे यूज करना चाहते हैं उसे आराम से यूज कर सके। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की चीज़ है ना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, तो वही है यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो अगर हमें इंट नंबर, यहाँ पे आप लोग पता है कि ये क्या हमारा वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, और यहाँ पे क्या है ये वैल्यू हमें इनिशलाइज कर दी, क्या कर दी वैल्यू इनिशलाइज कर दी, तो इसे बोल देते हैं। और यहाँ पे ये क्या हमारा डेटा टाइप क्या है, इंट हमारा क्या है डेटा टाइप। सिंपल है, तो हम तीनों को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे क्या होता है, इसे बोलते हैं इनिशलाइजेशन, क्या बोलते हैं इनिशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारे क्या होगा इनिशियलाइजेशन हो गया। तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। इस चीज़ को हम मेन फंक्शन के ऊपर भी डिक्लेयर कर देते हैं और मेन फंक्शन के बाद भी इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर मेन फंक्शन के ऊपर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब हम ग्लोबल वेरिएबल के बारे में आगे बात करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे ये सेक्शन आपको समझना है कि ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको रीड कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है कि हर बार कई बार मैंने पॉइंट करके बताया मेन फंक्शन का मतलब क्या होता है, घर का मेन मेंबर, इस तरह से एज लाइक ऐसा समझ सकते हैं। अभी हम इसके बारे में डिफाइन करेंगे। तो मेन फंक्शन का मतलब क्या होता है, वॉइड मेन हो सकता है या फिर इंट मेन। इंट मेन कब आपका यूज होगा, कभी कभी आप लोग बुक में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है इंट मेन। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट मेन, हम लोग तो हमारे जो सर हैं वो तो हमें पढ़ाए वॉइड मेन, लेकिन यहाँ पे इंट मेन लिखा है। और लास्ट में यहाँ पे आप लोग देखेंगे जहाँ पे इंट मेन का यूज होता है, इंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में प्रोग्राम पे रिटर्न लिखा होगा, रिटर्न 0 या फिर कुछ भी ऐसे कुछ करके। तो जब भी इंट का यूज होगा तो लास्ट में रिटर्न कीवर्ड का यूज होगा। और यहाँ पे अगर वॉइड लिखा होगा इंट की जगह VOID ये, तो वहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा होगा। इसका मतलब क्या, तो वॉइड का मतलब तो नो रिटर्न टाइप, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन इंट हमारा क्या कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फिर डायरेक्ट आप वॉइड भी रख सकते हैं। जब आपको कुछ रिटर्न कराना हो तो आपको क्या करना है, इंट डेटा टाइप का यूज कर देना है यहाँ पे मेन फंक्शन के साथ। अगर आप रिटर्न कुछ नहीं कराना चाहते तो सिंपल आपको क्या करना है, वॉइड
ये हम आगे पढ़ेंगे तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो बेसिक मैंने यहाँ पे जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ कि सेक्शन वाइज किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो हमारा ये था 5th नंबर का सेक्शन जिसे बोलते हैं मेन फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सब प्रोग्राम। अब मेन फंक्शन के बाद हमारे क्या होता है, पूरा प्रोग्राम ही हम लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सब प्रोग्राम। वहाँ पे सब प्रोग्राम के कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो इंट सम, इंट एक्स, इंट वाई, ये सब क्या है, फंक्शन है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मतलब एक तरह जो भी हम कोड लिखते हैं किसके अंदर आ जाता है, सब प्रोग्राम के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक सी का प्रोग्राम होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 6 पार्ट में। क्या क्या उनके पार्ट है उसे आप लोग ध्यान में रखना है, और जब भी आपको वाइवा होता है या फिर जो भी इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपसे बता देना जब भी पूछा जाए तब। सिंपल है ना। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे देखें सेक्शन वाइज की क्या है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन हुआ। डॉक्यूमेंटेशन हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया तो कंपाइलर इसे इग्नोर मार देगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले देखो फाइल का नाम क्या करिए, सम डॉट सी। सम डॉट सी, डॉट सी का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन। आप लोगों ने डॉट सी, डॉट mp3, डॉट mp4, डॉट इमेज, कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। अलग अलग फाइल अलग अलग नाम से डिनोट होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये सी का प्रोग्राम है, डॉट सी ये डिनोट करता है। यहाँ से आप लोग क्या समझ जाते हैं, भाई ये mp3 मतलब कोई ना कोई म्यूजिक है। क्या है ये, म्यूजिक है। mp4 मतलब ये कोई वीडियो है। मतलब इनकी आप एक्सटेंशन से ही समझ जाते हैं कि ये किस तरह की फाइल है। सेम ऐसे ही हम लोग जब भी सी का प्रोग्राम सेव करोगे तो आपको डॉट सी के साथ सेव करना पड़ेगा। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, XYZ डॉट सी आपको लगाना पड़ेगा। मतलब एक तरह से कंपाइलर इसे पहचान जाएगा कि ये सी का प्रोग्राम है और आराम से इसे एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि प्रोग्राम का नाम जब भी सेव करना है डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। तो यहाँ पे देखो फाइल का नाम यहाँ पे सेव कर दिया गया, ऑथर मतलब कुछ भी, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोग्राम टू फाइंड सम। तो ये किसके अंदर आ गया, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन शो है, उससे आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे हैश से स्टार्ट है, हैश इंक्लूड स्टूडियो, किसके अंदर आ जाएगा, प्री प्रोसेसर के अंदर। सिंपल है। अब डेफिनेशन यहाँ पे आगे देखो, डिफाइन x20, तो डेफिनेशन हो गया। और ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया इंट सम, और यहाँ पे इंट वाई हो गया। अब यहाँ मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, मेन फंक्शन हो गया। तो कमेंट फॉर्म में यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया। कुछ इस तरह से आपको पूरा प्रोग्राम बनेगा। लास्ट में देखो सब प्रोग्राम, ये पूरा हमारा क्या था, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे जिसे समझ में नहीं आया, अब हम क्या करते हैं, मैं खुद से एक प्रोग्राम लिखता हूँ, वहाँ पे उसे समझते हैं। सिंपल है। यहाँ पे देखो आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सिंपल सा छोटा सा बहुत ही शानदार प्रोग्राम मैं आपको बनाने वाला हूँ यहाँ पे। बस आपको ध्यान से समझना है। और सबसे पहला प्रोग्राम मान लो आपका यही होने वाला है। सबसे पहले हैश, मैंने आपको बताया हैश से जो चीज़ स्टार्ट होंगी वो कौन से सेक्शन के अंदर आ जाएंगी, प्री प्रोसेसर सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे लिखना है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। डॉट एच का मतलब ये भी एक्सटेंशन है, क्या हेडर फाइल। मतलब ये हेडर फाइल पहले से बनी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पहले से स्टोर कर दी गई हैं जो कंपाइलर को पता है, मतलब प्री डिफाइंड। दूसरा आ गया पोनियो डॉट एच। सिंपल है। तो ये हमारे क्या हो गए, प्री प्रोसेस जो हैश से स्टार्ट हुए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वॉइड मेन, पैरेंथेसिस ब्रैकेट इसे बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी मतलब करली ब्रैकेट। सिंपल है। और लास्ट में हमें क्या करना है, बंद कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अभी हम लोगों ने इंट डेटा टाइप पढ़ लिया है, लेकिन चलो उसी का मैं यूज कर देता हूँ, इंट। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए की पावर ए इक्वल टू क्या कर देंगे 4। यहाँ पे इक्वल टू मतलब अभी हम मैथ में बोलते हैं इक्वल टू, या लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तब उसकी क्लास में समझेंगे इसे। इंट ए इक्वल टू 4 यहाँ पे लिख दिया और सेमी कॉलन लगा दिया। अब आपके माइंड में ख्याल आना चाहिए कि यहाँ पे सेमी कॉलन तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे सेमी कॉलन क्यों नहीं लगाया। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, तो हिंदी में बोलते हैं जब हिंदी कोई लाइन यहाँ पे खत्म होती है उससे बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। मतलब कोई लाइन यहाँ पे खत्म हुई, मान लो लाइन मतलब रेखा खत्म हो गई, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया। अब यहाँ पे मान लो लाइन इंग्लिश वर्ड में लिखा है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। लेकिन अब प्रोग्रामिंग में आप लोग आ चुके हैं, तो जैसे यहाँ पे कोई एक लाइन खत्म होती है तो वहाँ पे हम क्या लगाते थे, सेमी कॉलन लगा देते हैं। मतलब कंपाइलर को पता चल गया कि भाई यहाँ से अब क्या है, इस लाइन का मतलब काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे दूसरी रो, यहाँ पे दूसरी लाइन स्टार्ट होने वाली है, कोड की लाइन। सिंपल है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तो मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि
लाइन को खत्म करना, लाइन को खत्म करने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई, मतलब इसका काम यहाँ से खत्म। तो मैं लेकिन मैं आपको बताया कि जो मेन फंक्शन होता है घर का मेन मेंबर होता है। मेन मेंबर मतलब कि पूरे घर को कंट्रोल में रखना। तो कंट्रोल में किसके है, मेन फंक्शन के अंदर, मेन आदमी के अंदर। तो मेन फंक्शन यहाँ पे इसके कंट्रोल में रखने के लिए अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता तो इसके कंट्रोल में सारे चीज जो यहाँ पे प्रोग्राम पूरे बने हैं वो सारे इसके कंट्रोल में ना रह जाते, इसलिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। तो इसका मतलब मेन फंक्शन के अंडर में ही सारे यहाँ पे सब प्रोग्राम लिखा हुआ है। सिंपल है ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, CLR लिखते हैं, इससे बोलते हैं क्लियर, इससे बोलते हैं स्क्रीन। मतलब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम CLR मेथड का यूज करते हैं, ये भी प्रीडिफाइन है। और इसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। स्क्रीन को क्लियर कैसे करने के लिए, जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो जब भी उसे कंपाइल करोगे, एक जो भी कीवर्ड की बटन है आपके, तो वहाँ पे हर बार उसको कुछ आउटपुट आएगा। आउटपुट को इरेज करने के लिए हम CLR SCR का यूज करते हैं। ये आउटपुट से पूरी स्क्रीन भर जाएगी हमारी, जितनी बार उसे रन कंपाइल करेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CLR SCR का यूज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ए को प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट करने के लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड पहले से ही मेथड बना हुआ है, जिससे बोलते हैं प्रिंटफ। क्या बोलते हैं, प्रिंटफ। जब भी आपको कुछ प्रिंट करना होगा तो प्रिंट एफ मेथड का यूज करोगे, और वो किसी प्रिंट करना चाह रहे हैं, हम ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्पेसिफायर का यूज कर रहा हूँ, अभी मैं जस्ट समझाने वाला हूँ स्पेसिफायर का मतलब। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए को प्रिंट कर दिया, सिंपल। इसके बाद मैंने ए को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे जो भी ए की वैल्यू है वो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी 4। यहाँ पे हमारी क्या है, आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी, और यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 4। आउटपुट यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन जब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट सी एच, और इसके बाद भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे, सेमीकोलन, और ये हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो गया, बन चुका। क्या हो गया, बन चुका। अब मैं इसे डिफाइन करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया, ये हो गया प्री प्रोसेसर। क्या हो गया, प्री प्रोसेसर। ये हमारा क्या होगा, मेन फंक्शन। यहाँ पे सेमीकोलन कभी नहीं लगेगा। एक तरह से आपको इस प्रॉम्प्ट को याद कर लेना है, रट लेना है, कैसे भी कर लेना है। तो ये चीज़ आपकी हर बार लिखनी ही लिखनी है। कितनी, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, सिंपल है। इसके बाद वर्ड मैंने यहाँ पे लिखना ही लिखना है, सेमीकोलन कभी यूज नहीं करना है। इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। वर्ड मतलब होता है नो रिटर्न टाइप। आप लोग ऐसे कुछ एरो बना के लिख लेना। ये इंट यहाँ पे डेटा टाइप हो गया, ए इक्वल टू यहाँ पे वेरिएबल नेम हो गया, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये हमारे क्या है, डाटा हो गया, और लास्ट में हमारे सेमीकोलन लग गया, सिंपल है। इसे बोलते हैं यहाँ पे CLR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे हमने किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो प्रिंटफ मेथड का यूज करते हैं। अब क्या होता है, फॉर्मेट बताता है, अभी किस तरह से बताता है आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे गेट CH, इसका मतलब होता है गेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंटरव्यूअर का, सबसे ज़्यादा सबसे पहले सी लिंग जब भी पूछा जाएगा आपसे, गेट CH का मतलब ही पूछा जाएगा। गेट CH का मतलब होता है गेट आ कैरेक्टर, मतलब गेट आ कैरेक्टर। गेट CS मतलब कैरेक्टर, मतलब जो भी हमारी आउटपुट स्क्रीन है, अब जिस पे भी आउटपुट स्क्रीन आ रही है जो भी, तो कुछ टाइम के लिए वो रुकती है स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको रिप्लाई में देना है कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट CS का यूज करते हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा मतलब बस इतना ही, तो आप लोगों को तुरंत पलटी मारना है, मतलब एक तरह से पलटना है। और इसके साथ साथ आप लोग क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब और भी होता है गेट आ कैरेक्टर, मतलब स्क्रीन तब तक होल्ड पे रहेगी जब तक आप लोग कीबोर्ड से कोई अदर कैरेक्टर इंसर्ट नहीं करते हैं या फिर इंटरप्रेस नहीं करते हैं। तो सिंपल इस तरह से आपको रिप्लाई देना है और आपको वहाँ पे सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, गेट आ कैरेक्टर, और एक तरह से क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। और लास्ट में हम लोग जो यहाँ पे बॉडी स्टार्ट किए हैं उसे क्लोज करना जरूरी होता है, मस्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे ये यूज हो रहा है इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसे हम बॉडी स्टार्ट करना भी बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा सी का स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं यहाँ पे जो सी के प्रॉम्प्ट की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पूरे डेटा टाइप के बारे में बात कर लिया है, और वहाँ पे इंट डेटा टाइप को उठाया मैंने, और इंट के बारे में जो 4 पार्ट में डिवाइड था, आज हम उसी के बारे में पूरी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सिंपल है ना। तो कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, मैंने पूरा इसका स्ट्रक्चर समझा दिया तुम लोगों को, और आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बता देना कि लेक्चर बहुत ही शानदार था। चलो आ जाओ, सबसे पहला प्रोग्राम आप लोगों के सामने आ गया है। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये प्रोग्राम सही है? प्रोग्राम सही है का मतलब मैंने यहाँ पे जो भी डेटा टाइप इंसर्ट किए हैं यहाँ पे, क्या ये सारे जो यहाँ पे डेटा टाइप हैं क्या एकदम सही तरीके से लिखे हैं? क्या ऐसे ही होंगे? लास्ट प्रोग्राम को फिर से देखो, मैंने एक यहाँ पे डेटा टाइप इंसर्ट किया, इंट a = 4। सारा चीज़ यहाँ पे लास्ट का सब कुछ भूल जाओ,
और एक इस लाइन को फोकस करो। इस तरह से मैंने अदर डेटा टाइप वहाँ पे यूज किए हैं और उनकी वैल्यू इंसर्ट की है। तो कुछ अगर मैं एक से अधिक यहाँ पर डेटा टाइप यूज कर देता तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। तो सेम आपको यहाँ पे आपको ऐसे सोचना है, 1 मिनट का थोड़ा टाइम दूंगा आपको सोचना है क्या ये सही होगा या नहीं। पूरा प्रोग्राम यहाँ पे जिस तरह से मैंने इंसर्ट किया, क्या यहाँ पे सारे डेटा टाइप सही हैं या नहीं। 1 मिनट का ब्रेक। अब ये मत बोलना क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे बताते हैं, है ना। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमारा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एकदम लाइन सही है। कोई नहीं डॉट एच हमने नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे मैंने आपको बताया। वर्ड में यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉडी स्टार्ट यहाँ पे हो गई, सेमीकोलन नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने डेटा टाइप इंसर्ट किया। हमने कितने डेटा टाइप पढ़े इंट के अंदर? शॉर्ट इंट पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे पढ़ा था साइंड शॉर्ट इंट। क्या पढ़ा था? साइंड शॉर्ट इंट। मैंने आपको बताया कि अगर साइंड नहीं भी लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, साइंड शॉर्ट इंट माना जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? साइंड शॉर्ट इंट। क्या है? साइंड शॉर्ट इंट। तो ये हमारी लाइन पूरी पूरी सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे साइंड शॉर्ट इंट बी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिक्लेरेशन वो होते हैं कि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं की, ए इक्वल टू ना 4 लिखे ना 10 लिखे, कुछ नहीं लिखे, बट डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, ए लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन। अगर यहाँ पे इक्वल टू कुछ वैल्यू असाइन कर देते तो इसे बोलते हैं असाइन। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ ना कुछ असाइन कर दिया। सिंपल है ना। तो कोई डिफरेंस यहाँ पे, ये थोड़ा डिफरेंस है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा आ गया साइंड शॉर्टेड, ये भी हमारा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सही है। दूसरा आ गया, नेक्स्ट हमारी लाइन जो हमारी आगे शॉर्ट सी। शॉर्ट सी इसका मतलब क्या है? इसके आगे सर आप लोगों ने, आपने तो इंट लिखा ही नहीं, तो क्या है हमारी, तो गलत हो गया आप लोग, ये लाइन तो गलत ही होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन नहीं, आप लोग को ध्यान रखना है कि जो हमारा शॉर्ट है हमेशा इंटीजर के साथ ही यूज होता है। किसके साथ? इंटीजर के साथ ही यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम इंट नहीं भी लिखते हैं तब भी हमारी क्या है, सही माना जाएगा। सिंपल है ना। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है तो इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे मैंने इंट नहीं लिखा है, तो फिर भी यहाँ पे क्या है, इंटीजर टाइप का ही है। तो इससे यहाँ पे ये हमारी लाइन सही रहेगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। देख यहाँ पे भी मैंने लिखा है, यहाँ पे लेकिन लिखा है। तो यहाँ पे देखो इंट मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे इंट नहीं लिखा है। तो एक तरह से पूरा पूरा सही है, क्योंकि शॉर्ट जो हमारा होता है इंट के साथ ही यूज होता है। तो इससे कंपाइलर समझता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नहीं होगी। और साइंड शॉर्ट डी, यहाँ पे सारे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन इस तरह से हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम क्या है, एकदम सही है, शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज यहाँ पे देखो बताया गया, ऑल आर साइंड शॉर्ट इंट टाइप। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर डेटा टाइप यहाँ पे यूज हो गए, कौन से डेटा टाइप है? साइंड शॉर्ट इंट टाइप है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि कौन से टाइप के हमारे ये डेटा टाइप है, तो आपको क्या बताना? साइंड शॉर्ट इंट टाइप के हमारे डेटा टाइप थे। ये पूरा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे सही है। यहाँ पे डॉट डॉट करके मैंने सारी चीजें नहीं लिखी है, लास्ट में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ये सिंपल आपका प्रोग्राम है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ही मल्टीपल टाइप के यहाँ पे प्रोग्राम है, आप लोगों के सामने लेके आए हूँ। बस आपको क्या करना है, आउटपुट बताना है। और ऐसे ही हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, पहले बोर्ड में, उसके बाद मैं लाइव आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कराऊंगा सारे प्रोग्राम जो आपके इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ। सिंपल है। तो पहले चीज़ों को हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद मतलब पहले पूरी लॉजिक बिल्डिंग सीख लेंगे। उसके बाद जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठेंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप लोग बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सारे पॉइंट समझना है। ये चीज़ इतना हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम आप लोगों के सामने आ जाता है ये। तो अब चीज़ यहाँ पे इन्हें भूल जाना है, बस यहाँ पे फोकस करना है कि ये चीज़ यहाँ पे क्या प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्या ये सही है नहीं। यहाँ फिर से आ गया साइंड शॉर्ट इंट ए। अब यहाँ पे ए की कुछ वैल्यू कर दी गई 15। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ असाइन हो गया, लेकिन नीचे क्या है, कोई वैल्यू असाइन नहीं है। तो इसे बोलते हैं असाइन, असाइनमेंट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या, डिक्लेरेशन हुआ। क्या है ये, डिक्लेरेशन। और यहाँ पे क्या होगा, असाइन। सिंपल है। तो इन दोनों में अंतर आप लोगों को समझना है। तो साइंड शॉर्ट इंट ए इक्वल टू 15 हो गया, साइंड शॉर्ट इंट इक्वल टू बी हो गया। इन दोनों में और डिफरेंस क्या है, मतलब ए की वैल्यू मैंने कितनी कर दी, 15। तो यहाँ पे मेमोरी में किस तरह से स्टोर होगा, ये हमारी एक यहाँ पे मेमोरी बनी हुई है, उसका अपना कुछ एड्रेस है, यहाँ पे वेरिएबल नेम है, और डाटा क्या कर दिया हमने, 15। और दूसरा यहाँ पे क्या है, बी पे मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं की है। तो इसे स्पेस तो मिल गया मेमोरी के अंदर, ये एड्रेस मिल गया और बी है, लेकिन इसके अंदर कोई यहाँ पे डाटा नहीं है। डाटा नहीं है तो इसका मतलब आप लोग समझिए, फिजिक्स में पढ़े होंगे, एक ग्लास है, ग्लास में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं है तो आप कुछ एयर तो होती है ना। तो एक उस तरह समझ सकते हैं। फिर आप लोग समझें कि लास्ट लेक्चर में, पिछले सेकंड क्लास में या फिर थर्ड क्लास में मैंने आप लोग को समझाया था कि वहाँ पे क्या है, मैंने एक सिनेमा का एग्जाम्पल लिया था। या सिनेमा जब आप मूवी देखने जाते हो तो क्या आपको पता रहता है कि जिस सीट में आप बैठने वाले हो
उस आपसे पहले उस सीट में कौन बैठा था, आपको पता है? नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे कुछ अगर कुछ स्टोर नहीं है तो उसे बोल देते हैं गार्बेज वैल्यू स्टोर होना। कौन सी? गार्बेज वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू वहाँ पे स्टोर नहीं है तो एक तरह से कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, वहाँ पे गार्बेज वैल्यू रहेगी। कुछ भी हो सकती है, वो हर बार चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? गार्बेज वैल्यू है। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे ये चीज़ था प्रोग्राम, सिंपल सा। कुछ इस तरह से मेमोराइज आप करोगे, मेमोरी पे रिप्रेजेंट करोगे तो बेहतर समझ में आएंगी सारी चीज़ें। और आपसे जब भी इंटरव्यू होगा आने वाले टाइम पे, सबके सब इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, तो जब भी इंटरव्यू होगा तो आपको मेमोरी पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा कि इससे क्या करो, मेमोरी पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ जो भी आपका कोड है। तो आप लोग क्या करना है, रफ में उसे ड्रॉ कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। साइंड शॉर्ट इंट ए इक्वल टू 15 लिखा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसे प्रिंट करूं स्क्रीन पे। क्या करूं? इसे स्क्रीन पे प्रिंट करूं। तो प्रिंट आपको मैंने आपको करके बताया था यहाँ पे लास्ट स्क्रीन पे। देखो कहाँ गया, यहां से समझते हैं। प्रोग्राम कहाँ पे बनाया था भाई, गायब हो गया। ये देखो सिंपल, मैंने आपको बताया था प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ मेथड का यूज करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे क्या बताया, परसेंटेज डी मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया। फिर मैंने ए को किया तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया। सिंपल है। अब किस तरह से प्रिंट होगा, लॉजिक समझो। कौन सा था प्रोग्राम? ये था। साइंड शॉर्ट इंट है, ए इक्वल टू 15 दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया? ए को प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, ए को डबल कोट्स में रखा गया है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था डबल कोट्स में किसे रखा जाता है, कैरेक्टर को या फिर स्ट्रिंग को। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, ये हमारा वेरिएबल नेम है, इसमें 15 है। तो 15 किस में है? ए पे है। हम चाहते हैं ए की वैल्यू जो भी प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट होने के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे अगर बात करें तो अभी हमारा डबल कोट्स में जो रखा है एज टी, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे तो ए की वैल्यू 15 है, लेकिन ए कैसे प्रिंट हो गया सर? आपको यहाँ पे ध्यान समझना है, जो यहाँ पे डबल कोट्स में रखा है, जो भी प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स में रखा जाएगा, हमेशा ध्यान से सुनना, जो भी प्रिंटफ मेथड के अंदर डबल कोट्स के अंदर रखा जाएगा, वही कंपाइलर उसे एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा? एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे उसे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे डबल कोट्स में रखा है, देखो ए, जिससे कंपाइलर ने क्या किया, इसे एज इट इज क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सिंपल है। अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंटफ तो हमारा लिखा ही होगा, लेकिन आपको बताना होगा किस टाइप का हमारी वैल्यू है, किसे, कंपाइलर को। तो यहाँ पे किस टाइप की हमारी वैल्यू है, इंट टाइप की, इंट डेटा टाइप है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर उन्हें बोलते हैं जो परसेंटेज से स्टार्ट होते हैं। किससे? परसेंटेज साइन से स्टार्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर सी के अंदर। तो इंट के लिए हमेशा परसेंटेज डी का यूज होता है। किसका? परसेंटेज डी का। किसी डबल कोट्स में से बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और किसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, ए की, ए यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे अपना ब्रैकेट बंद कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। अब अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो परसेंटेज डी है, आपको बता दिया कि परसेंटेज डी है, कि मतलब बता दिया वहाँ पे कंपाइलर को कि यहाँ पे क्या है, इंट टाइप की वैल्यू आने वाली है। किस टाइप की? इंट टाइप की वैल्यू आने वाली है। और तुम अब ए की वैल्यू यहाँ से उठाओ, कि यहाँ से उठाए ए की वैल्यू और उसे क्या कर देगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ए की वैल्यू हमारे क्या है, 15। अब इससे यहाँ पे कोई मतलब, सिंपल है ना। इस लाइन के लिए वही चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप समझ में आए हो। देखो यहाँ पे साइन शॉर्टेंट यहाँ पे इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने असाइन कर दिया। और यहाँ पे क्या, परसेंटेज डी और कॉमा यहाँ पे लगा दिया। इससे तो स्पेसिफाई द फॉर्मेट, स्पेसिफाई द फॉर्मेट। और इसके क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा पहला आ जाता है, इसके क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। सिंपल है। अब किस टाइप की यहाँ पे वैल्यू है, इंट टाइप की वैल्यू है, तो एक को यहाँ पे असाइन किया। तो यहाँ पे परसेंटेज डी, जैसे हम ऐसे प्रिंट करना चाह रहे हैं इंट टाइप की वैल्यू को, अगर हम कोई प्रिंटफ किसी का नाम प्रिंट करना चाहते हैं डायरेक्ट से डबल कोट में रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो परसेंटेज डी, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे बता दिया कि कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब स्पेसिफायर बता दिया हम लोगों ने कि एक इंट टाइप की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। आउटपुट स्क्रीन पे गया और यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, कह रहा है कि इंट टाइप की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। कौन सी? तो यहाँ पे उठाया ए की वैल्यू, यहाँ से उठाया ए की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 15, यहाँ से उठाया ये, मतलब एक तरह समझे, गया यहाँ पे, यहाँ से उठाया और इसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया।
सिंपल है, ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम ये वर्क करते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ए की वैल्यू प्रिंट करो, बी की वैल्यू प्रिंट करो, तो इस तरह से आपको वेरिएबल बनाना है। डेटा टाइप में आप कुछ भी रख सकते हो, और कुछ भी मतलब उससे रिलेटेड, तो वहाँ पर डेटा टाइप रखोगे, कुछ इस तरह से प्रिंट कर दोगे। अगर कोई नाम प्रिंट करना है ये, तो नाम को आपको डबल कोट्स में रख देना, सिंपल, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं करना है। सिंपल है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा 15, ये -15 नहीं है, यहाँ पे 15 ही आएगा, ये चीज़ यहाँ से हटा सकते हो। सिंपल है ना। इसे बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो परसेंटेज से स्टार्ट होते हैं। सब अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, तो उसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे बताओ भाई, ये प्रोग्राम है यहाँ पे, अभी आपका आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए की वैल्यू कितनी कर दी 15, और किस तरह का डेटा टाइप है, कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं है, किस तरह का होगा, इंट टाइप का। अब मैंने क्या किया, इससे प्रिंट किया, तो प्रिंट एफ द वैल्यू इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे डबल कोट्स यहाँ पे बंद, कॉमा ए। यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो चीज़ यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एज इट इज मतलब नाम अभी बताया मैं आप लोगों को कि नाम यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब द वैल्यू इज, ये चीज़ हमारे क्या है कि स्ट्रिंग तरह का है, तो यहाँ पे क्या सबसे पहले प्रिंट होगा, द वैल्यू इच। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे है परसेंटेज डी मिल गया। परसेंटेज डी का मतलब क्या है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। कहाँ से, ए से। ए की वैल्यू कितनी है 15, ए की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ से उठाया और यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट कर दिया। सिंपल है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या, इसका आउटपुट क्या गया, वैल्यू इज 15। कोई दिक्कत नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोग्राम आ जाता है हमारा, उससे समझो। देखो साइंड शॉर्ट इंट, ए की वैल्यू कितनी 15, और यहाँ पे प्रिंट है परसेंटेज डी इच परसेंटेज डी, ए कॉमा ए। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में लेके चल रहा हूँ, ध्यान से समझना है। और इतना नीचे से कोई भी मतलब सी लैंग्वेज स्टार्ट नहीं करता है। बस यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बैच है पूरा 0 to 0 ही है, ये समझ लो। बस यहाँ पे देखो साइंड है, यहाँ पे परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का मतलब एक इंटी टाइप की वैल्यू प्रिंट होने वाली है, इज एज इट प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इंटी टाइप की वैल्यू प्रिंट होने वाली है, इज हमने लिख दिया, फिर से परसेंटेज डी मिल गया, तो मतलब फिर से यहाँ पे परसेंटेज इंटी टाइप की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। कहाँ से, ए से, ए। सिंपल है ना। तो ए की वैल्यू पहले कितनी है 15, तो ए की वैल्यू 15 है, तो पहले यहाँ से उठाए, यहाँ पे 15 प्रिंट हो गया। फिर क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 15, तो फिर से यहाँ पे 15 आ गया। तो यहाँ पे दो हमारी क्या है, ए की वैल्यू 15 है, तो हमारे क्या 15 इज 15, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत है, होने भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, इससे तो आप लोग ही बताएंगे, मैं इससे को बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। इससे आप लोग बताएंगे और आउटपुट हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, बताने वाले आप लोग, जो भी जिनका भी हो जाएगा। आउटपुट क्या करेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें कमेंट बॉक्स में आउटपुट बताएंगे, जिससे मैं आप लोगों को पता, मुझे पता लग सके पर्टिकुलर कि क्या चीज़ें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, या फिर मैं ऐसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, लगातार कॉन्टिन्यूस। तो आप लोग क्या करना है, इसका आउटपुट आपको करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। रीजन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इंट ए बी सी है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी है मैंने, चलो इसे भी समझा देता हूँ। अभी तक क्या है, इंट ए बी सी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू मैंने डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर नहीं किया मतलब इसे मेमोरी मिल गई, यहाँ पे वैल्यू इसकी कुछ नहीं है, ए बी सी सिंपल मेमोरी मिल गई, कुछ अपना एड्रेस होगा, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे क्या होगी, गार्बेज वैल्यू। क्या है, गार्बेज वैल्यू है यहाँ पे। लेकिन जैसे इस लाइन के नीचे आए हम लोग, तो ए की वैल्यू हमें मिल गई। ए की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे इससे काटें और ए की वैल्यू कितनी हो गई 10। नीचे आए, बी की वैल्यू कितनी मिल गई 20, तो 20 गार्बेज हटाओ, 20 मिल गई भाई हमें। फिर यहाँ पे आए सी इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल है, जो भी आउटपुट है बता देना, ठीक है ना। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा और आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी आउटपुट लगभग सेम ही है, आप लोग बता देंगे उसे, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफरेंस कर दिया अंतर, ठीक है ना। जिनका हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं तो हम लास्ट लेक्चर में से डिस्कस कर लेंगे, आप लोग कमेंट करके बता देने कि ये चीज़ हो गया आपको प्रॉब्लम या नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर टाइप। अब इंटीजर टाइप नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के यहाँ पे, तो जैसे कैरेक्टर भी हमने ले लिया है। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आप लोगों को बताया कि जो चीज़ परसेंटेज डी से स्टार्ट होगी या फिर परसेंट से स्टार्ट होगा, सॉरी, जो चीज़ परसेंट से स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पे देखो सारे परसेंट से स्टार्ट हुए, लेकिन अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे। तो कहाँ पे यूज होते हैं हम लोगों ने प्रोग्राम पे देख लिया, कहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं, वो चीज़ हम लोगों ने देखी है ऑलरेडी प्रोग्राम पे। सबसे पहले शॉर्ट इंट या फिर इंट टाइप के डेटा टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज डी का यूज करते हैं। किसका, परसेंटेज डी का यूज करते हैं।
दूसरा यहाँ पे लॉन्ग इंट डेटा टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज LD का यूज करते हैं। क्या, परसेंटेज LD का यूज करते हैं। लॉन्ग इंट के लिए, लॉन्ग इंट डेटा टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज LLD फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। लास्ट यहाँ पे आ जाता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब C, इसका पहला कैरेक्टर आप उठाओ तो परसेंटेज C फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज हम कैरेक्टर के लिए करते हैं, कैरेक्टर के लिए करते हैं। बच जाते हैं हमारे अनसाइंड शॉर्ट इंट और अनसाइंड इंट, तो इसके लिए परसेंटेज U फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। जितने भी यहाँ पे हम सारे पॉइंट डिस्कस किए आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, आज का सी प्रोग्राम हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर उससे समझा और कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी उसके डिस्कस किए हैं। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन, एक बच्चे का कमेंट था कि जो हमारा आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर मतलब व्हाट, क्या आइडेंटिफायर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल मतलब नाम, तो नाम किसी भी चीज़ का होता है, पर्टिकुलर वेरिएबल का नहीं। नाम चाहे फंक्शन का हो चाहे वेरिएबल हो, एक तरह से हमारा क्या आइडेंटिफायर है। यहाँ पे ये देखो, आइडेंटिफायर नेम ऑफ द वेरिएबल, ये भी नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। किसी का भी जो भी नाम है वो किसके अंदर आ जाता है, आइडेंटिफायर के अंदर आ जाता है। सिंपल। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, कमेंट कर देना है आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अपने अदर दोस्तों के साथ जिनका आप भला चाहते हो, मतलब कि वो भी पढ़ ले आगे बढ़े, तो आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।